नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। रानीखेत में भतनौज खान रामनगर मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। मचोड़ के पास एक वाहन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी दिल्ली से द्वाराहाट जा रही थी। इस वाहन में जो लोग सवार थे वो द्वाराहाट जा रहे थे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर। रानीखेत में यह हादसा हुआ है। ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है जबकि 5 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भतनौज खान रामनगर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। ये गाड़ी गड्ढे में पलटी है और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई है जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको एबीपी गंगा पर दिखा रहे हैं। इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, इसमें स्थानीय लोग भी शामिल हैं जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने काशीपुर में पदयात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रिक्शे पर गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें काशीपुर की जहां पर महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने का विरोध जताया। रसोई गैस के दाम बढ़ने का विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काशीपुर की। प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। आज आम से निवाला छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जब आधे दाम सिलेंडर के हुआ करते थे, कांग्रेस की सत्ता जब पक्ष थी, वो सत्ता पक्ष में थी, तब हल्ला काटते थे केंद्रीय नेतृत्व के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं सड़कों पर सिलेंडर अपने सिर पर रखकर बैठती थी और आज सिलेंडर के दाम कांग्रेस से और बीजेपी के समय में दोगुने रेट से ऊपर बढ़ चुके हैं। ऐसे ही डीजल और पेट्रोल के दाम दुगने तिगने हो चुके हैं। लेकिन आज पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बोलने के लिए 1% भी आगे नहीं बढ़ रहा है। जोशीमठ में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक पूरा नहीं हो सका है। सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। एक तरफ तपोवन सुरंग में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो वहीं रैणी गांव के पास भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सरकार भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करवा रही है जिससे इस तरह की आपदा का पहले से पता लग सके और तैयारी मुकम्मल की जा सके। तो अभी भी लापता लोगों की खोजबीन जारी है। रैणी गांव से ऊपर एक झील बन गई है। यह झील ऋषि गंगा नदी का पानी रुकने की वजह से बनी है। जोशीमठ के आपदा वाली जगह पर आईटीबीपी की टीम पहुंची। आईटीबीपी के जवानों ने तबाही वाली जगह का निरीक्षण किया। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आईटीबीपी की टीम आपदा वाली जगह पर पहुंची। चारों तस्वीरों को देखकर समझिए, आपदा वाली जगह जाते हुए आईटीबीपी के जवान, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर आईटीबीपी के जवान, जहां उन्होंने तबाही के निशान दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कितनी भयानक ये आपदा थी। सरकार झील की मॉनिटरिंग कर रही है। झील के पास हेलीपैड तैयार किया गया है जिससे किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में झील के पास रेस्क्यू चलाया जा सके। झील के पास ही आईटीबीपी, एसडीआरएफ और वैज्ञानिकों के लिए एक बेस कैंप भी बनेगा। इस झील की चौड़ाई 50 मीटर जबकि लंबाई 750 मीटर बताई जा रही है। सरकार की कोशिश है कि झील की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। वैज्ञानिक झील की गहराई का पता लगाने के लिए भी काम करेंगे। हेलीकॉप्टर से एक राफ्ट भेजे जाने की भी तैयारी है। अभी हम लोगों ने स्टेट की ओर से भी हमने इसके लिए कुछ एक कमेटी बनाई है। प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हाँ, आपदा के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये बड़ा विषय है। आज आईटी का युग है और ये तमाम तरह के जो वैज्ञानिकों से राय करके और ऐसे कुछ सिस्टम के अर्ली वार्निंग सिस्टम उसको डेवलप करने का प्रयास हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि देश में सबसे पहले
ये जो आपदा प्रबंधन विभाग अलग से बनाया गया, मंत्रालय बनाया गया, विभाग तो पहले से था, मंत्रालय जो बनाया गया सबसे पहले उत्तराखंड ने बनाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से झील की बात कही जा रही थी, वैज्ञानिकों की टीम भी गई, आईटीबीपी के जवान भी पहुंचे, इसका निरीक्षण किया। अब यहां पर एक बेस कैंप बनाने की तैयारी है, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और वैज्ञानिक यहां पर रहेंगे, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। क्या कुछ रूपरेखा रहेगी इसकी, कैसे ये पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, वो विस्तार से बताएं। क्वेश्चन देखिए, ये चूंकि एक ऐसी पहल की जा रही है कि जहां ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पर एक झील बन गई है और झील का पानी कभी भी टूट सकता है, तो सरकार की एक प्रायोरिटी तो ये है कि उस झील में जो भरा हुआ पानी है उसको धीरे धीरे रिसाव करके उसको निकाला जाए। दूसरा, वहां पर ये वैज्ञानिक अध्ययन करने की भी बात है कि ये ग्लेशियर टूटने का या हिमखंड टूटा या जैसे भी हुआ, जिस तरह से भी ये हादसा हुआ, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और क्या बचाव के इनके भविष्य के उपाय हो सकते हैं। इसीलिए वहां पर एक बेस कैंप बनाया जा रहा है, उसमें आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवान तो रहेंगे ही। इसके अलावा वहां पर जो है वैज्ञानिकों का एक दल अनुसंधान करने के लिए काफी लंबे टाइम तक एक कैंप करेगा। और जितने भी ये जो एक पिछले दिनों एक आपदा आई है उसकी मतलब तह में क्या है, उसकी पृष्ठभूमि में क्या है, क्या उसके कारण रहे हैं, और ग्लेशियर्स पर कुछ अध्ययन करने के लिए वहां पर वैज्ञानिकों का दल एक अपना अध्ययन करेगा। और उनके भी रहने की वहां समय सीमा नहीं है, इसलिए हेलीपैड बना दिया गया है कि सीधे वहां हेलीकॉप्टर से जाएंगे, क्योंकि वहां पर अभी सीधे रास्ता जाने का अभी नहीं बन पाया है। तो इसीलिए वहां पर जो आगे की भविष्य को देखते हुए कि इस तरह के हादसे हों तो उनसे जल्दी कैसे पता चल जाए, या ऐसे कोई ग्लेशियर और भी इस तरह से चटकने के कगार पर हो, तो इन सब चीजों का पता चल जाए। इन्हीं बातों को लेकर के, अध्ययन को लेकर के एक वहां बेस कैंप तैयार किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अजीत आपका हम ऐसा जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आईटीबीपी के डीजी एसएस देशवाल ने आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन और रैणी का दौरा किया। आपदा के दौरान रेस्क्यू करने वाले आईटीबीपी के जवानों का मनोबल उन्होंने बढ़ाया और उनकी हौसला अफजाई भी की। आईटीबीपी के डीजी जब पहुंचे थे तपोवन टनल के पास, तो वहां की ये तस्वीरें हैं। उन्होंने मुलाकात की रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग जुड़े थे। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चमोली में आई आपदा को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रदीप टम्टा ने कहा कि पावर प्रोजेक्ट पर्यावरण विरोधी है। आपदा कहें तो ये मुझे हम जस्टिस न्याय नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से आपराधिक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। आज से 50 साल पहले रैणी क्षेत्र में देश और दुनिया को जंगल को बचाने का आंदोलन चला और उसके प्रभाव से तत्कालीन सरकार ने जहां ये आपदा घटी है, जहां से एवलांच आया है, उस क्षेत्र के जंगल को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। जिस क्षेत्र पर सरकार ने जंगलों के काटने तक पर प्रतिबंध लगा दिया, उसी के मुहाने पर, उसी क्षेत्र के समीप या मुहाने पर इतने बड़ी पावर प्रोजेक्ट को लगाने की अनुमति किसने दी? विपक्ष आरोप लगा रहा है तो वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि विपक्ष को बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि केदारनाथ आपदा के दौरान कांग्रेस की सरकार फेल रही थी। बोलने का हक नहीं। ताजी केदारनाथ की आपदा हुई थी। ये अपने नेता तो उनके विदेश में थे, लेकिन दिल्ली में जाके उनके फोटो को लड्डू खिला रहे थे और 3 दिन तक कोई होश ही नहीं था कि उत्तराखंड में क्या हो गया है। तो उनके पूछने का अधिकार ही नहीं है, उनका अधिकार समाप्त। और इसी बीच एक बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। एक्शन मोड में कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत आ गए हैं। कामों को पूरा कराने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं मेला अधिकारी दीपक रावत। हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर, तैयारियों को लेकर, लगातार जो अधूरे कामों को लेकर कुंभ में संत नाराज थे और एबीपी गंगा हर एक खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा था। और एबीपी गंगा की खबर के बाद उसका असर हुआ है। मेला अधिकारी दीपक रावत ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं, कुंभ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। तो हर की पैड़ी पर उन्होंने निरीक्षण किया। मेला अधिकारी दीपक रावत ने सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस को भी हर पॉइंट पर रहने की उन्होंने नसीहत दी है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोविड-19 के नियमों का पालन कराने की भी बात उन्होंने कही है पुलिसकर्मियों से। एबीपी गंगा कई बार कुंभ के कामों को लेकर खबरें दिखा चुका है, लगातार दिखा भी रहा है।
इसके बाद अब अधिकारी एक्शन मोड में हैं और उसी का असर है कि अब मेला अधिकारी दीपक रावत खुद जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की पड़ताल करने उतरे हैं। पंकज राणा हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, लगातार महाकुंभ से जुड़ी हर खबर हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई और जो भी खामी है उसको उजागर करने का काम किया, चाहे संतों की नाराजगी की बात हो या व्यवस्थाओं की बात हो। अब एक बार फिर जो दीपक रावत है मेला अधिकारी, वो ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए उन्होंने? बिल्कुल, देखिए देश पिछले लंबे समय से एबीपी गंगा लगातार कुंभ के अधूरे कामों की खबर दिखा रहा है और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको जनता के सामने रख रहा है। उसी का असर है कि अब जो मेला प्रतिष्ठान है वो लगातार अब एक्शन मोड में आ गया और खुद जो मेला अधिकारी हैं दीपक रावत, उन्होंने भी ये माना है कि कुछ ऐसे काम हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, जिनको वक्त पर पूरा करना बड़ी चुनौती हो सकती है। इसीलिए उन्होंने तमाम अधिकारियों को बिना बताए छुट्टी पर जाने पर रोक लगा दी है। उसके साथ साथ ही सभी अधिकारी को ये भी हिदायत दी है कि जो भी ऐसे काम है जो आधे अधूरे पड़े हैं उनको वक्त पर पूरा किया जाए, क्योंकि मेला प्रशासन के पास अब मात्र 1 महीने का वक्त होगा, क्योंकि सरकार 1 अप्रैल से नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। उससे पहले 28 फरवरी तक जितने भी अस्थायी वर्क होंगे वो मेला प्रशासन को पूरे करने होंगे, क्योंकि लगातार जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनके आने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। और उसके साथ साथ ही ये भी मैं बता दूं कि एक बड़ी चुनौती कोरोना के नियमों का पालन करना भी मेला प्रशासन के लिए होगा। इसी वजह से पंकज, सवाल ये उठता है कि अब क्यों याद आ रही है लगातार कुंभ में जो काम है उसके निर्माण कार्य को अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर लगातार सन नाराजगी जता चुके हैं। व्यापारी नाराज हैं, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अब तक कहां थे मेला अधिकारी? और अब जब डेडलाइन करीब आ गई है जो कुंभ के काम पूरे होने की, अब वो फील्ड में नजर आए। इससे पहले क्या उन्हें आना नहीं चाहिए था? बिल्कुल, अब देखिए ये एक निश्चित तौर पर सवाल है, क्योंकि इससे पहले जब भी चीज़ें रही हैं, जो चाहे स्थायी कामों की बात हो या संतों के नाराजगी की बात हो, तो उससे पहले तमाम मेला प्रशासन निकलकर फील्ड में नहीं आया। हालांकि इससे पहले जब एबीपी गंगा ने खबर दिखाई थी तब मुख्यमंत्री से लेकर तमाम आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर आए थे। उन्होंने खुद पाया था कि काम आधे अधूरे हैं। अब फिर आनंद फानन में ये कोशिश की जा रही है कि जो ऐसे अधूरे काम है, चाहे सभा व्यवस्था का हो या फिर पुलिसिंग की ड्यूटी का काम हो या कोरोना के नियमों का पालन कराने की बात हो या घाटों के निर्माण की बात हो, सौंदर्यकरण की बात हो, तमाम ऐसे काम हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, जिनको पूरा करने के लिए मेला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और उन कामों की गति भी बढ़ा दी है, क्योंकि 1 महीने का वक्त है और इस 1 महीने में सभी काम पूरे करने होंगे। ये बड़ी चुनौती भी होगी और इसीलिए तमाम बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर उतरकर ही काम पूरे हो पाएंगे और ये मेला अधिकारी को शायद देर से समझ में आया है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हरिद्वार में महाकुंभ के कामों में अधूरे कामों को लेकर नाराजगी यहाँ के संतों में ही नहीं बल्कि विदेशों से आने वाले संत भी इसको लेकर नाराज हैं। नेपाल से कई साधु संत कुंभ में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंच गए हैं, लेकिन अभी उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इन साधु संतों में भी नाराजगी है। उनका कहना है कि पिछले कुंभ में महीने भर पहले सारी व्यवस्थाएं हो जाती थी, लेकिन इस बार अभी कुंभ जैसा माहौल लग ही नहीं रहा है। नेपाल से भारत पहुंचे दिगंबरी अखाड़े से जुड़े हुए संत कुंभ के कामों को लेकर नाराज हैं। अखाड़े वाले कहते हैं लोग कि अभी हम लोगों को ज़मीन मिला ही नहीं है गवर्नमेंट से, हम दे कैसे पाएंगे? गवर्नमेंट ज़मीन देगी, इसके बाद हम खालसे वालों को देंगे। तो इसलिए अब ज़मीन हम लोग मांग रहे हैं, गवर्नमेंट देगी हम लोगों को, इसके बाद खालसे वालों को देंगे। एबीपी गंगा आपको हरिद्वार महाकुंभ से जुड़ी पल पल की अपडेट दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की ये रिपोर्ट। हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और सरकार ने अब महाकुंभ की अवधि को भी सीमित कर दिया है। सरकार ने अवधि को सिर्फ 1 महीने का कर दिया है। हालांकि साधु संत सरकार के इस फैसले से खुश ज़रूर हैं, लेकिन उनकी नाराज़गी टेंटों को लेकर है, क्योंकि अभी तक सरकार की और प्रशासन की ओर से साधु संतों के लिए टेंटों की व्यवस्था नहीं की गई है। इस वक्त मैं बैरागी कैंप एरिया में हूँ। यहाँ दिगंबर अखाड़ा, निर्माणी अखाड़ा और निर्मोही अखाड़े के तमाम जो खालसे आते हैं उनके लिए टेंटों की व्यवस्था की जाती है। तकरीबन यहाँ 900 खालसे आते हैं और जिनके लाखों की संख्या में अनुयायी होते हैं और इसी एरिया में सभी खालसों
हादसों के लिए टेंटों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की SOP में संतों के लिए टेंटों की व्यवस्था करने को पूरी तरह से मनाही किया गया है और बड़े धार्मिक जो भी आयोजन है वो इस बार कुंभ के दौरान नहीं होंगे। यही वजह है कि इस बार तमाम जो साधु संत हैं, तमाम जो खालसे हैं, उनके लिए टेंटों की व्यवस्था नहीं की गई है। इस पूरी एरिया में तो जो तमाम खालसे हैं उनके लिए टेंटों की व्यवस्था होती है। 2010 के कुंभ मेले के दौरान भी तमाम जो बैरागियों के साधु संत आए थे, खालसे आए थे, उनके लिए यहीं पर व्यवस्था की गई थी। और ये कहना है तमाम जो निर्मोही अखाड़े के संत हैं, उनका ये कहना है कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा अनुयायी और साधु संत यहाँ पर आते हैं और रुकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ अभी किसी भी तरह की कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है। ना तो पानी की व्यवस्था की गई है, ना लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और ना ही जो अस्थायी तौर के शौचालय बनाए जाने हैं उनकी व्यवस्था की गई है। इस बात से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो तमाम साधु संत हैं उनकी नाराज़गी जायज़ है, क्योंकि साधु संतों से ही कुंभ की रौनक होती है और यदि साधु संत ही नहीं आएंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी, तो कुंभ की रौनक नज़र नहीं आएगी। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। पौड़ी जिले से 26 सरकारी डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग ने हरिद्वार कुंभ में तैनाती दी है। अभी तक ये डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो और कलजी खाल में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अस्पतालों के PPP मोड में चले जाने के बाद इनकी तैनाती फिलहाल हरिद्वार कुंभ में की गई है। वहीं डॉक्टर्स के कुंभ में चले जाने से जिले के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में जो अन्य विभागीय डॉक्टर्स होंगे उनको इस्तेमाल करके हमारे CSC और PSCs में उनकी सेवाओं को लिया जाएगा। अगर कहीं पे चिकित्सक का कमी होता है तो उसमें रोस्टर बना के उन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा जहाँ पे डॉक्टर का तैनाती वर्तमान में नहीं है। बाकी जैसे हम लोग रिव्यू करते हैं, हम लोग अनुरोध भी करेंगे शासन स्तर पर कि अधिक से संख्या में डॉक्टर प्राप्त हो जाता है हमको, तो उससे हमारा काम हम लोग करते हैं। काशीपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां राजकीय चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में जो अग्निकांड हुआ था उसको लेकर CMO उधम सिंह नगर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बड़ी खबर आपको काशीपुर से बता रहे हैं। राजकीय चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में जो आग लगी थी उस अग्निकांड को लेकर अब CMO उधम सिंह नगर ने जांच के आदेश दिए हैं। CMS की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है जो इस मामले की जांच करेगी कि आखिर आग क्यों लगी और कैसे लगी। तो अग्निकांड में कोरोना बीमारी के लिए बिंदु खत्ता के उद्योगपति द्वारा दिए गए करीब 20 लाख की लागत से का सामान जो है वो राख हो गया। तो काशीपुर आगजनी मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। उधम सिंह नगर के जो CMO हैं उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। CMS इस मामले की जांच करेंगे। 5 सदस्यीय टीम इसमें गठित कर दी गई है। उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड के तहत बड़ेथी के पास एक बार फिर से निर्माण काम शुरू कर दिया गया है। रोड का काम शुरू होने से रोड को डाइवर्ट किया गया है। राहगीरों को बड़ेथी तेखला होते हुए मुख्यालय आना होगा। इस वजह से 5 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। दरअसल बड़ेथी के पास सेंसिटिव जोन होने से पहली कंपनी ने आधा काम छोड़ दिया था। अब दूसरी कंपनी को काम मिलने से ऑल वेदर रोड का यह काम शुरू किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में अब उज्ज्वला योजना के तहत गैस ईंधन की सप्लाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग में इसकी शुरुआत भी हो गई है। जखोली ब्लॉक में 572 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए गैस कनेक्शन का वितरण हुआ। आंगनबाड़ी केंद्र अभी तक लकड़ियां जलाकर खाना बना रहे थे, लेकिन अब उन्हें गैस कनेक्शन मिल गया है। पंद्रह फरवरी से उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में वन विभाग का कहना है कि जंगलों की आग को पूरी तरह लेकर वो तैयार हैं। वनाग्नि सप्ताह के दौरान गांव-गांव जाकर लोगों को वनाग्नि को लेकर जागरूक किया गया। जो देहरादून वन प्रभाग की बात करें तो वर्ष 2021 की जो वनाग्नि काल जो शुरू हो चुका है 15 फरवरी से, इसमें बताना चाहूँगा कि हमने जो प्रिवेंटिव तैयारियां थी लगभग सारी पूरी कर ली हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो हमारा जो फायर प्लान का जो अनुमोदन था वो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा देहरादून जनपद का कर दिया गया है। इसके अलावा जितने भी हमारे फायर क्रू स्टेशन देहरादून डिवीजन में हैं, 32 क्रू स्टेशन हमारे पास मौजूद हैं, सारे के सारे हमारे जो बिल्कुल एक्टिवेटेड है। उनमें जो है नियमित तौर पे जो भी इंस्ट्रक्शंस उस तरह से प्राप्त हुए थे, तो फायर बच्चों की तैनाती भी हम लोगों ने कर दी है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करवाने की पहल शुरू की। इससे धारचूला के स्थानीय व्यापारी काफी खुश हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
जाएंगे, आदि कैलाश जाएंगे तो यहाँ से जो भी यात्री जाएंगे उनके साथ, प्रत्येक यात्री के साथ हमारे यहाँ के युवा उनके बैग लेकर उनकी सुरक्षा के लिए, उनका पर्यटन का जो है एक गाइड बनकर जाएंगे, तो उन हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इसलिए भी यहाँ ज़रूरी है कि पुनः जो है मानसरोवर यात्रा चलना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 10 माह से 1 साल से कोरोना के प्रभावित लोग और बेरोजगार पड़े हुए हैं, उन्हें पुनः रोजगार मिलेगा।